नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी अकेडमी में। और आज हम आपके सामने एक नए ज़िले के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज़िला गुना। गुना जो कि ग्वालियर संभाग में आता है। तो हमने चंबल संभाग कंप्लीट कर लिया है। ग्वालियर संभाग में भी दतिया ग्वालियर पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है गुना ज़िला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन देख लीजिए। तो गुना ज़िला देख सकते हैं, ग्वालियर संभाग में 5 ज़िले आते हैं: ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। इन 5 ज़िलों में से एक है। अगर राज्य की बात करें तो ये राजस्थान राज्य की सीमा को टच करता है। यहाँ पर क्या है, राजस्थान है। ठीक है, और ज़िलों की बात की जाए तो ज़िले कौन कौन से: राजगढ़, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी ज़िलों को टच करता है। ठीक है, तो अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, पूर्व में कौन सा ज़िला टच करता है: अशोकनगर। विदिशा विदिशा दक्षिण में, राजगढ़ भी दक्षिण में है। और पश्चिम में क्या है, तो राजस्थान है। और अगर उत्तर में देखा जाए तो शिवपुरी है। ठीक है, इतना इतना इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद मैं यहीं पे राजमार्ग बता देता हूँ। तो मैंने आपको जब ग्वालियर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से NH-92 भिंड तरफ से आता है ना। NH-92 बताया था। दतिया से कौन सा आता है, तो NH-75 आता है। NH-75। मुरैना से NH-3 आता है, जो आगरा से मुंबई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। NH-3 ये आता है कहाँ से, मुरैना से ग्वालियर। फिर तो ये जो NH-3 है ये ग्वालियर से होते हुए शिवपुरी से, ग्वालियर से कहाँ आएगा, शिवपुरी, और फिर शिवपुरी से आ जाता है गुना। तो इस तरह से हमारा जो गुना है उससे कौन सा राजमार्ग गुजरेगा, NH-3। ठीक है, गुना से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा उसका नाम है NH-3, नेशनल हाईवे 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गठन। तो जब मैंने आपको मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन पढ़ाया था, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट से। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था 1948 में मैप में देख लेते हैं। इसी मैप में 1948 में जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये किस में आता था, पार्ट बी में, जिसको अपन बोलते थे मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारत या मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, दोनों एक ही बात है, मध्य भारत या मध्य प्रांत। पार्ट बी है ये। ठीक है, पार्ट बी। तो 1948 की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के गठन के पहले, तो ये पार्ट बी यानी कि मध्य प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, फिर एक और मैंने आपको बताया था, जो ये ग्वालियर संभाग है ये अपना किस में, बुंदेलखंड के पठार में भौतिक रूप से कहाँ आता है, तो ये आता है भौतिक रूप से बुंदेलखंड एरिया है। ठीक है, बुंदेलखंड एरिया है ये, बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। तो मध्य प्रांत का भाग था कब, 1948 में। फिर जब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो जो गुना जिला है मध्य प्रदेश का भाग बना। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट याद रखना है। फिर है प्राचीन काल में अवंती राज का हिस्सा था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अवंती राज का हिस्सा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में जो गुना है वो अवंती राज का हिस्सा था, ये तो बिल्कुल सही बात है। और अवंती की राजधानी क्या थी, तो उज्जैन। ठीक है, उज्जैन थी। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट हमारा मालवा में आता है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राचीन काल में अवंती राज्य का हिस्सा था कौन, गुना। इसी इसी के साथ इसकी स्थापना पूछी जाती, गुना की स्थापना किसने की थी, गुना जिले की स्थापना किसने की थी, तो इनका नाम है चंद्र प्रदोयता महेसाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चंद्र प्रदोयता महेसाना। ठीक है, चंद्र प्रदोयता महेसाना, इनका नाम नोट कर लेना, बार बार याद, मतलब कि 100 टाइम्स पूछा गया है। जो चंद्र प्रदोयता महेसाना की गुना की स्थापना किसने की थी, तो चंद्र प्रदोयता महेसाना ने की थी। और प्राचीन काल में यह गुना अवंती राज्य का हिस्सा था। ठीक है, तो इतना हो गया, गठन हो गया। फिर इसके बाद इसका इतिहास तो बस इतना ही है कि इसकी स्थापना की थी चंद्र प्रदोयता महेसाना ने, और प्राचीन काल में गुना अवंती राज्य का हिस्सा था। याद हो गया होगा। ठीक है,
गठन के बारे में अभी बता चुका हूँ। 1948 में ये मध्य प्रांत का भाग था और 1956 में, मतलब 1948 में बात करी की जाए तो ये मध्य प्रांत पार्ट बी का भाग था, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, ग्वालियर और इंदौर हुआ करती थी। शीतकालीन ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन इंदौर, ठीक है। तो 1948 में ये मध्य प्रांत का हिस्सा था और 1956 में ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश ज़िले में शामिल हो गया, मध्य प्रदेश राज्य में शामिल हो गया। फिर है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, कुछ इतिहास के बारे में दिया कि 1937 जिले में ईसागढ़ के स्थान पर, तो ये सब अपन तहसील में देख लेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि 2003 में अशोकनगर इसी गुना जिले से अलग होकर बना था अशोकनगर, ठीक है, तो ये अशोकनगर में पढ़ लेंगे। फिर है तहसीलें, तो ये 7 तहसीलों से मिलकर बना है। जो हमारा गुना जिला है ये 7 तहसीलों से मिलकर बना है। पहली कौन सी है, गुना तहसील। फिर देख सकते हैं बमोरी, ये रही बमोरी। फिर चाचौड़ा है, तो चाचौड़ा तहसील है। फिर कुंभराज, कुंभराज है। फिर राघोगढ़, राघोगढ़। और उसके बाद कौन सी है, मकसूदगढ़, तो ये रही मकसूदगढ़, यहाँ पे है आरोन, ठीक है। तो इस तरह से 7 तहसीलें हैं इसमें, 7 तहसीलों से मिलकर बना है गुना जिला, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गुना तहसील में क्या इंपॉर्टेंट है। जो अभी सिर्फ तहसीलों की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा, जो तेजा जी का मेला लगता है, मैंने मुरैना ज़िले में आपको अच्छे से बताया था। यहाँ पर भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ, मतलब कि जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो एक होता है नागा जी का मेला, ठीक है, एक कौन सा है, नागा जी का मेला है। फिर एक है तेजा जी का मेला, एक कौन सा है, तेजा जी का मेला। प्रोनाउंसिएशन सेम होने के कारण कन्फ्यूजन बनता है इनमें, ठीक है। और एक है सिंगा जी का मेला, सिंगा जी का मेला। तीनों मेले अलग अलग ज़िलों में मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए ये है नागा जी का मेला। इसको मैंने कैसे याद करवाया था, नागा जी के एन को अंडरलाइन करो, एन को अंडरलाइन करो। तो एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है रीजनिंग में। तो नागा जी मेला कहाँ पर लगेगा, मुरैना में, ठीक है। इस तरह से याद करवाया था हमने, नागा जी का मेला लगेगा मुरैना में, क्योंकि एन ऑलवेज चेंज होता है एम में, ठीक है। इसके बाद तेजा जी का मेला, ठीक है। तो तेजा जी का मेला ये लगता है हमारे गुना जिले में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ये लगता है गुना जिले में, ठीक है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, गुना जिले में लगता है। लास्ट है सिंगा जी का मेला, तो ये लगता है खंडवा जिले में, ठीक है। सिंगा जी का मेला खंडवा में, तेजा जी का मेला गुना में, नागा जी का मेला मुरैना में। तो इस तरह से इस ना को माँ से याद रखना। ये ना को माँ से याद रखोगे कैसे, एन एम में, रीजनिंग में क्या होता है, एन एम में चेंज होता है ना, अपोजिट है, तो नागा जी मुरैना। फिर तेजा जी, तेजा जी का मेला याद रखोगे कहाँ, गुना में, और सिंगा जी का मेला खंडवा में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कहाँ से, गुना तहसील से, गुना तहसील से। फिर इसके बाद जो गुना गुना तहसील है, यहाँ पर इसी तहसील में इसका औद्योगिक क्षेत्र भी स्थित है, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चैनपुर, ठीक है। गुना जिले का जो औद्योगिक केंद्र है उसका नाम है चैनपुर औद्योगिक क्षेत्र, चैनपुर नाम है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में, राज्य के प्रत्येक जिले में औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो आपको सभी जिलों के औद्योगिक केंद्र पढ़ने होंगे, 52 डिस्ट्रिक्ट के सभी जिलों के औद्योगिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, अभी बताया मैंने, चैनपुर, चैनपुर है, ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ते हैं राघोगढ़ तहसील की तरफ। तो राघोगढ़ तहसील क्यों फेमस है, तो स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि 1947 से पहले राघोगढ़ एक रियासत था, ठीक है। राघोगढ़ तहसील जो है ये एक रियासत थी। यह पूर्व मुख्यमंत्री, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, ठीक है, दिग्विजय सिंह, उनका उनकी जन्मस्थली है, दिग्विजय सिंह जी की जन्मस्थली है कौन, राघोगढ़। जो हमारे पूर्व सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं श्री दिग्विजय सिंह का ये गृह क्षेत्र है कौन, राघोगढ़ तहसील, ठीक है। मतलब वो गुना जिले से बिलोंग करते हैं कौन, दिग्विजय सिंह, श्री दिग्विजय सिंह। फिर कुंभराज तहसील के बारे में जान जाते हैं। तो कुंभराज
कुंभराज फेमस है अपनी व्यावसायिक मंडी के लिए। यहाँ पर एक क्या है, व्यावसायिक मंडी है, महत्वपूर्ण व्यावसायिक मंडी है, व्यावसायिक मंडी। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कुंभराज में क्या बताया मैंने, व्यावसायिक मंडी, महत्वपूर्ण व्यावसायिक मंडी। राघवगढ़ में क्या बताया मैंने, स्वतंत्रता से पूर्व राघवगढ़ एक रियासत था और यह पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है। राघवगढ़ में इतना याद रख लेना। गुना में क्या बताया, जो तेजा जी का मेला है वो कहाँ पर लगता है, गुना में। और जो औद्योगिक क्षेत्र है चैनपुर, चैनपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है ये भी कहाँ पर है, तो गुना में है। ठीक है, तो इतना तहसीलों में याद रखना है। फिर इसके बाद नदियों की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट नदी यहाँ पर पार्वती और सिंध नदी बहती हैं। दो नदियाँ हैं, एक है पार्वती और एक है सिंध। ठीक है, दो नदियाँ बहती हैं। पार्वती सिंध नदी की एक सहायक नदी है, ये आपको पता है। पार्वती नदी जो है, पार्वती सिंध नदी की सहायक नदी है। पार्वती मिलती है किस में, सिंध में। मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि ये पार्वती नदी है। ठीक है, ये मिल जाती किस में, सपोज सिंध में मिल जाती, और फिर सिंध किस में नदी में जाके मिलती है, चंबल में, चंबल में। तो सिंध है चंबल की सहायक नदी, पार्वती है सिंध की सहायक नदी, पूछी जाती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो गुना जिले में कौन कौन सी नदियाँ हो गई, एक हो गई पार्वती, एक हो गई सिंध नदी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सिंचाई एवं परियोजनाओं में। सिंचाई और परियोजना में हमको इसमें से कोई सी पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, सिर्फ अपन को पढ़ लेना है। पार्वती नदी के किनारे कुंभराज, आरोन और सुठालिया परियोजना के नाम से बांध बनाना प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, जिससे चाचौड़ा क्षेत्र के 65,000 किसान लाभान्वित होंगे। तो आरोन, तो ये एक तहसील भी है यहाँ की। तो आरोन अगर पूछी जाए, आरोन परियोजना तो बन जाएगी गुना जिले में। कुंभराज ये भी बन जाएगी। ठीक है, कुंभराज तहसील है, आरोन तहसील है। ठीक है, तो ये तहसीलों के नाम अगर आपने याद कर लिए तो बहुत बहुत सारे फैक्ट उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, गुना जिले में। भौगोलिक स्थिति में आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में। बुंदेलखंड का भाग है और गुना मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, गुना को मालवा और चंबल का, सीधे से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आएगा आपको। कौन सा क्वेश्चन आया करता है कि मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार। मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या, गुना। गुना को कहा जाता है। ठीक है, गुना है मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार। मैप में भी देख सकते हो, तो मालवा, अगर आपको मालवा आना है, ठीक है, तो NH3 के माध्यम से, NH3 गुजरता है कहाँ से, गुना से। तो यहाँ से अगर गुना से मालवा आना है तो मालवा के लिए भी प्रवेश द्वार यही है, और अगर ऊपर चंबल जाना है तो इसके लिए भी यही मार्ग है। ठीक है, ये इस तरह से नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, तो प्रवेश द्वार है गुना। ठीक है, लॉजिक से याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार पूछेगा तो अपन बता देंगे क्या, गुना। भौगोलिक स्थिति हो गई। नेशनल हाईवे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, NH3 गुजरता है यहाँ से। ठीक है, बाई मैप बता दिया था आपको। तो और देख सकते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा है। ठीक है, NH3 जो है बीचों बीच से गुजरता है। ये यहाँ पर ग्वालियर से आया था शिवपुरी, और शिवपुरी की ओर से प्रवेश करता है कहाँ पर, गुना में, और नीचे चला जाता है राजगढ़ की ओर। राजगढ़ जो कि भोपाल संभाग में आता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजगढ़ में प्रवेश कर जाएगा वहाँ से, और इसी रास्ते से जाना है मालवा। तो यहाँ नीचे क्या है, मालवा है, और ऊपर क्या है, चंबल है, चंबल संभाग। तो इस तरह से ये चंबल और मालवा दोनों का प्रवेश द्वार है। ठीक है, अब नहीं भूलेगा। ऋतु एवं जलवायु। ठीक है, तो यहाँ गुना में थोड़ा सा ठंडा और शुष्क जलवायु है। ठीक है, ठंडी और शुष्क जलवायु है। इसका अनुमान आप कैसे लगाओगे, तो आपको पता है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जो स्थान है वो कौन सा है, शिवपुरी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ठंडा स्थान कहाँ पर है, तो शिवपुरी है, और शिवपुरी का ये पड़ोसी जिला है। तो अगर शिवपुरी ठंडा है तो यहाँ पे भी ठंडा रहेगा। और शुष्क क्यों होते हैं, इसका एक कारण समझ लीजिए कि हमारा जो भारत है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, ये है भारत कुछ इस तरह से है ना। यहाँ पर हमारा है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। ठीक है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर। पूर्व में है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है।
तो जो ये हमारा नॉर्थ का पार्ट है ना, नॉर्थ, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश है यहाँ पर, और जो ये नॉर्थ का पार्ट है, गुना हो गया, मतलब ग्वालियर संभाग हो गया, चंबल संभाग हो गया, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो होती है अरब सागर से, यानी कि इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, इस तरफ से जो अरब सागर से मानसून जाता है भारत में उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसको बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व मानसून। ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाले को। तो यहाँ क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। जब ये मानसून यहाँ से ऊपर उठता है, यहाँ से जाता है, तो आपने सुना होगा एक पर्वत का नाम, क्या, अरावली। अरावली महाराष्ट्र राजस्थान में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश में भी है। तो अरावली पर्वत कुछ इस तरह का है, इस तरह का रेंज, ठीक है, इस तरह का है। मैं यहीं पे बना देता हूँ। अरावली पर्वत जो है वो कुछ इस तरह से काम करता, इस तरह से है। तो जब यहाँ से मानसून जाता है, अरब सागर से जब मानसून जाता है, तो ये पर्वत क्या करते हैं, रोक नहीं पाते हैं मानसून को। जैसे हिमालय है, हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत होता है, ठीक है, हिमालय है हमारा, महादेव पर्वत है, धूपगढ़। तो अगर ये बादलों को रोक लें इस तरह से, तो बादलों के रुकने से ही तो वर्षा होती है। लेकिन जो अरावली पर्वत है ये रोकता नहीं है, ये क्या करता है, इनके लिए सीढ़ियों का काम कर देता है मानसून को। तो जो मानसून है इससे ऊपर ऊपर होते 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 इस तरह से निकल जाता है, और जो वर्षा यहाँ पर होनी थी वो यहाँ ना होकर के कहाँ पर होती है, वो सीधे जाके फिर हिमालय में टकराता है। ठीक है, तो ये पहाड़ इस तरह से होने के कारण जो हमारा अरावली पर्वत है ये सीढ़ी का काम कर देता है, इसलिए ये मानसून यहाँ रुकता नहीं है। ठीक है, या यूँ कहें कि मानसून जो जलधाराएं हैं इनको रोक नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो आपको अगर इस तरह से मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो इस तरफ के ज़िले हैं जहाँ भी दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात होती है, तो वहाँ पर आपको ये लिख देना सीधे से शुष्क जलवायु। ठीक है, और कम वर्षा होगी, यहाँ पर कम वर्षा होगी। आपको पता है सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है, भिंड है, जो कि उत्तर में ही है। भिंड वाले पार्ट में बताया था यहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सबसे कम क्यों होती है वो, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून पर आश्रित है। ठीक है, यहीं पचमढ़ी की बात कर लो तो पचमढ़ी बीच में है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर देखो दक्षिण पश्चिम मानसून भी आ रहा है, यहाँ पर दक्षिण पूर्व मानसून भी आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। और मध्य प्रदेश की औसत औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बरसात मैंने बता दिया। अब आपको जलवायु में कोई दिक्कत नहीं जाएगी कि ठंडा और शुष्क लिखने में कोई दिक्कत तो होगी। ठंडा क्यों, क्योंकि शिवपुरी सबसे ठंडा स्थान है, तो आसपास का एरिया भी ठंडा होगा। और शुष्क क्यों है, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर है मिट्टियाँ। तो मिट्टी के लिए मैंने बता दिया आपको, चंबल, जब चंबल से पढ़ा रहा हूँ आपको, चंबल संभाग पढ़ाया, ग्वालियर पढ़ा रहा हूँ इस समय, सभी में मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो मिट्टी आप याद रखो, तो एक कछारी और एक है जलोढ़। दो मिट्टी याद कर लो, सभी में सही हो जाएंगी ये। ऐसा क्यों होता है, कछारी मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जब नदियाँ बहाकर लाती हैं किसी मिट्टी को और फिर स्थिर हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती है उनमें, स्थिर होने के बाद यही मिट्टी क्या होती है, जो जल में घुली होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो नीचे बैठने से मिट्टी के, जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो कहलाती है कछारी मिट्टी। और जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है मिट्टी को, उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो इम्पॉर्टेंट है, कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर मिलेगी, चाहे चंबल संभाग हो चाहे ग्वालियर संभाग, सब में लगाना है क्या, कछारी और जलोढ़। ठीक है, काली मिट्टी की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। ठीक है, तो मिट्टी वाला हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, आप उसमें देख लेना, फिर भी पढ़ लेते हैं। काली मिट्टी वाला क्षेत्र गुना, जल धारण की क्षमता अधिक होती है, लोहा और चूना होता है इसमें, लावा जमने से होता है, जो इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर वनों की बात करें तो वन सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट रहता है कि उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो चंबल संभाग हो, ग्वालियर संभाग, सभी में आपको बताया गया उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती। ठीक है, उष्ण कटिबंधी तो सभी वन मिलेंगे, जितने मध्य प्रदेश के वन हैं वो सब उष्ण कटिबंधी होंगे, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है कैसी है, उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मानसूनी जलवायु है।
उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय तो सभी वनों में जुड़ा मिलेगा, बस मानसून चेंज होता जाएगा। मतलब मानसून पे डिपेंड करता है कि वहाँ के वन कैसे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भिंड मुरैना में क्या होती है, भिंड मुरैना मतलब चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग, यहाँ पर कम वर्षा होती है। ठीक है, कम वर्षा का क्षेत्र है, तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, शुष्क पर्णपाती होते हैं। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा होगी वर्षा तो वहाँ पर अलग प्रकार के वन आएंगे, लेकिन उष्णकटिबंधीय सब में जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसका भी जो वनों के प्रकार का आप अपन सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बाई मैप समझा दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अभी हम जिला पढ़ रहे हैं, तो कम से कम समय में हमको जिले को पढ़ना है। ठीक है, फिर है कृषि। तो कृषि के मामले में क्वेश्चन कम से कम 10-20 बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा धनिया का उत्पादन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो धनिया उत्पादन में अग्रिम जिला कौन सा है? धनिया उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वो है हमारा गुना। ठीक है, गुना जिला है धनिया उत्पादन में अग्रणी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। जो गुना जिला है वो धनिया के उत्पादन पे प्रथम स्थान रखता है, तो कृषि में इतना इम्पोर्टेंट है। और गुना जिले में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, रैंक नहीं लगती है इसलिए पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, रैंक नहीं लगती है। फिर है हमारा पशुपालन, तो पशुपालन यहाँ का इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर खनिज, खनिज में इम्पोर्टेंट है डायस्पोर। जो डायस्पोर है वो गुना जिले में पाया जाता है। खनिज में डायस्पोर को याद रखना, गुना जिले में पाया जाता है। और औद्योगिक परिदृश्य के रूप में मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो चैनपुर है। बार बार नाम लेने का सिर्फ इतना कारण है कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चैनपुर यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, फिर औद्योगिक परिदृश्य की दृष्टि से देखा जाए तो गुना पिछड़े औद्योगिक वर्ग में आता है, लेकिन साइकिल उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, तो साइकिल उद्योग के लिए फेमस है अपना गुना जिला। फिर जनगणना में भी कोई रैंक नहीं है इसकी। जनजाति परिदृश्य में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चंबल संभाग हो या ग्वालियर संभाग, यहाँ पर एक ही जनजाति पाई जाती है जो कि मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति है, और उसका नाम है सहरिया। ठीक है, सहरिया जनजाति पाई जाती है जो कि 5वीं सबसे बड़ी है। पहली मैं आपको बताया था सबसे बड़ी भील है, फिर इसके बाद कौन सी है, गोंड, फिर कौन सी है तो भील हो गई, फिर गोंड हो गई, क्या है अपनी कोरकू, और 5वीं सहरिया। तो इस तरह से हमारी 5 जनजातियाँ, 5वीं सबसे बड़ी सहरिया है। पहली कौन सी, भील, फिर भील, गोंड, बैगा, कोरकू और सहरिया। ठीक है, फिर है सहरिया जनजाति गुना और उसके आसपास के जिले, तो आपको बता चुका हूँ। चंबल संभाग का कोई जिला पूछे, ग्वालियर संभाग का कोई जिला पूछे, एक ही जनजाति लगा देना, कौन सी, सहरिया। ठीक है, फिर यहाँ पर मेला, तो मेला पढ़ चुके अपन, तेजा जी का मेला यहाँ पर लगता है गुना जिले के भामवड़ में। पिछले 100 से ज़्यादा वर्षों से यह मेला लगता चला आ रहा है, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तेजा जी का मेला इम्पोर्टेंट है। तो तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है, गुना में लगता है, और निमाड़ में भी लगता है। ठीक है, निमाड़ में भी, निमाड़ का मतलब होता है खंडवा खरगोन, एक पश्चिमी निमाड़ है, एक पूर्वी निमाड़ है। तो तेजा जी के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, खंडवा भी मिल जाता है, तेजा और गुना, मेनली जो पूछा जाता है गुना वाला। ठीक है, तो गुना का मेला लगता है कहाँ पर, सॉरी, तेजा जी का मेला लगता है गुना में। इसके बाद है हीरामन बाबा का मेला। 100 टाइम पूछा गया हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो हीरामन बाबा का मेला गुना जिले में लगता है, और ये गुना, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध भी है। तो हीरामन बाबा का मेला, तेजा जी का मेला, दोनों हैं गुना में। इसके बाद बोलियाँ, तो ये जो ग्वालियर संभाग है, ग्वालियर और चंबल संभाग, इन सब में आपको 2 बोली कॉमन मिलेंगी। ठीक है, बुंदेली और ब्रज, बुंदेली और ब्रज भाषा, ये दोनों क्या मिलेंगी, कॉमन मिलेंगी। ब्रज क्यों मिलती है, क्योंकि इसके सभी ज़िले आपस में देखिए यूपी से टच करते हैं। हालांकि गुना राजस्थान को टच करता है, लेकिन यहाँ पर भी ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। और बुंदेली, क्योंकि बुंदेलखंड का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर बुंदेली भी बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बुंदेली, क्योंकि बुंदेलखंड का पार्ट है। ये सहरियाई लिखा है, सहरिया जनजाति रहती है तो सहरियाई भाषा बोली जाती है, और ये गुना के आसपास के क्षेत्रों में भी प्रचलित है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रमुख पर्यटन स्थल में अगर आप देखना चाहें तो गोपी कृष्ण सागर डैम है, जो कि 8 किलोमीटर दूर स्थित है। तो पूछा जा सकता है गोपी सागर डैम किस जिले में है, तो ये अपना गुना जिले में है। ठीक है, इसके बाद है फिर
टेकरी सागर हनुमान मंदिर पूछा नहीं गया अभी तक। पटवारी के एग्जाम में मंदिर बहुत पूछा जाते हैं, तो पटवारी वाले इसको पढ़ लेंगे। टेकरी सागर हनुमान मंदिर कहाँ पर है, तो ये गुना जिले में है। इसके बाद बजरंगगढ़ का किला, जो बजरंगगढ़ का किला है ये भी कहाँ पर है, गुना में है। फिर राम जानकी मंदिर है, खरोदा मंदिर है, कंकाली मंदिर, क्राइस्ट द किंग चर्च, इस तरह से, ठीक है। फिर है निहाल देवी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, पाटई हनुमान जी मंदिर, टुका श्री हनुमान मंदिर। तो इनमें से कुछ भी नहीं पूछा गया आज तक, फिर भी यहाँ पर शामिल कर दिए गए हैं ताकि जो पटवारी की तैयारी करेंगे उनको तो मंदिर पढ़ना ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है, पटवारी वाले। बाकी एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, एमपी एसआई ये वाले सब मंदिरों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लोकनाट्य, तो लोकनाट्य में कौन कौन सा है, यहाँ पे कार्तिकीय नृत्य जो कि कार्तिक मास में मनाया जाता है, किया जाता है। कार्तिकीय नृत्य यहाँ का फेमस नृत्य है। बाकी और कुछ भी फेमस नहीं है, सिर्फ कार्तिकीय नृत्य पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रसिद्धि के कारण, तो गुना जिला किस लिए प्रसिद्ध है, अब ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार है, इसलिए फेमस है। फिर यहाँ पर जो धनिया है उसका, धनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए फेमस है। फिर एक विजयपुर है, ठीक है, यहाँ पर विजयपुर शहर है, विजयपुर यहाँ का एक नगर है, कौन है, विजयपुर, ठीक से लिख देते हैं। इसके बारे में आपको मोस्ट 2-3 फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इनको याद कर लेना है। अगर गुना ज़िले से सबसे ज़्यादा कुछ पूछा जाता है तो वो इसी विजयपुर से पूछा जाता है, ठीक है। इसका पहला फैक्ट क्या है कि यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का कारखाना है। क्या, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का कारखाना कहाँ पर है, तो विजयपुर में है, ठीक है। विजयपुर किस लिए फेमस है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कारण। तो पहली प्रसिद्धि का कारण हो गया नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर में है, जो कि गुना जिले में है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, विजयपुर में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र स्थापित है। 1000 टाइम पूछा जा चुका है, एमपी के लगभग सभी एग्जामों में एक बार आ चुका होगा कि मध्य प्रदेश का, ये नहीं पूछा जाता कि कहाँ पर। विजयपुर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मिलेगा ऑप्शन में क्या, गुना। तो आपको याद रखना भू उपग्रह दूर संचार, ये आपको लिख लेना है। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र, ठीक है, अन्वेषण केंद्र। तो ये भी कहाँ पर है, विजयपुर में है और गुना में। पूछा यह जाएगा कि भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र किस जिले में है, तो आंसर क्या होगा, गुना जिला, ठीक है। तो विजयपुर में 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र, ठीक है, 2 चीज़ें फेमस हैं। तीसरी एक और है विजयपुर से ही है। विजयपुर में एक चीज़ जो हमारी हजीरा जगदीशपुर, एचबीजे के नाम से आपने सुना होगा, पाइपलाइन है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, यानी कि HBJ शॉर्ट में याद रखना, हा से हजीरा, बी से विजयपुर और जे से जगदीशपुर। HBJ पाइपलाइन है, ये क्या है, पाइपलाइन है जो कि फेमस है। तो HBJ पाइपलाइन ये कहाँ पर है, तो ये भी विजयपुर में है। और विजयपुर कहाँ पर है, तो अपने गुना जिले में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में विजयपुर, यहाँ पर HBJ पाइपलाइन। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, विजयपुर में 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का कारखाना है एक, फिर दूसरा विजयपुर में ही भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र स्थापित है, ठीक है। तीसरा है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ये कहाँ पर है, तो ये भी विजयपुर में है, जो कि गुना जिले में आता है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा तेजा जी का मेला। तो तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, गुना में लगता है और निमाड़ में भी लगता है, ठीक है। इस तरह से फिर इसका औद्योगिक क्षेत्र देख लिया, चैनपुर। फिर एक क्वेश्चन है जो आपको लगभग हर पेपर में मिल जाएगा, कौन सा, सेक्स वर्कर्स पुनर्वास केंद्र, ठीक है। सेक्स वर्कर्स का पुनर्वास केंद्र ये कहाँ पर है, तो ये भी है गुना में, ठीक है। मध्य प्रदेश का ये पहला है, इसलिए पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है सेक्स वर्कर्स पुनर्वास केंद्र, इतने बार क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला है।
मध्य प्रदेश का पहला सेक्स वर्करों के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? तो आंसर हो जाएगा गुना में। ठीक है, इतना पढ़ लिया अपन ने। फिर इसके बाद क्या देखे थे? कुंभराज तहसील, यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यावसायिक मंडी है। राघवगढ़ में क्या देखा? राघवगढ़ स्वतंत्रता से पूर्व राघवगढ़ एक रियासत था। यह पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है। इसके बाद बजरंगगढ़ में मैंने आपको बताया, यहाँ पर बजरंगबली का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर एक प्राचीन किला भी स्थित है। ठीक है, विजयपुर के बारे में 3 फैक्ट याद रखना। इसको इसको बसाया किसने था गुना जिले को? तो चंद्रप्रदोयता महेसाना ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रदोयता महेसाना ने। और गुना जिले को ही मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे गुना जिले से। कुछ किले दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है गुना धनिया उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। कहाँ कहाँ पर? गुना में। धनिया सबसे अधिक उत्पन्न होता है कहाँ? गुना में। राघवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो गुना में। बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर? गुना में। पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं पढ़ देता हूँ। वही है जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। गुना जिला मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहलाता है। प्राचीन काल में गुना क्षेत्र अवंती साम्राज्य का भाग था। ठीक है, अवंती साम्राज्य का भाग था प्राचीन काल में। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की चंद्रप्रदोयता महेसाना ने। और 1860 में ब्रिटिश सरकार ने गुना बनाया था। और मतलब गुना पहले चंद्रप्रदोयता महेसाना ने जिसकी स्थापना की थी, फिर गुना नाम, जो गुना नाम दिया ये ब्रिटिश सरकार ने दिया है 1860 में। ठीक है, 1948 में ये मध्य प्रांत का भाग था। मैं आपको बता चुका हूँ 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश का भाग है। यहाँ पर नदी कौन कौन सी है? तो पार्वती और बेतवा नदी के बीच में स्थित है गुना। और पार्वती सहायक नदी किसकी? सिंध नदी की। और सिंध सहायक नदी है चंबल नदी की। फिर गुना में भू उपग्रह के दूरसंचार अन्वेषण केंद्र है जो कि विजयपुर में स्थित है। और विजयपुर गुना जिले में है। ठीक है, यहाँ पर 20 भुजा मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आदिवासी शोध संचार केंद्र यहाँ पर है। एक आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर है? तो गुना में है। ठीक है, फेमस ज़्यादा झाबुआ का है। झाबुआ का फेमस है क्योंकि वो विश्व का दूसरा है। किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया के बाद। अगर एशिया का देखा जाए तो पहला है आदिवासी शोध संचार केंद्र। ठीक है, फिर इस और गुना में भी, गुना में याद रखिएगा आदिवासी शोध संचार केंद्र। फिर एक है गैस आधारित उर्वरक कारखाना विजयपुर गेल का संयंत्र है यहाँ पर, है ना। गैस आधारित उर्वरक कारखाना, इसी को मैंने बताया था विजयपुर में। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नाम क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नाम है, और जो कि गैस आधारित है। ठीक है, तो ये विजयपुर है, गेल का संयंत्र है ये। ठीक है, गेल इंडिया का संयंत्र है। और ये HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन कहाँ पर है? तो ये है गुना में। और तेजा जी का मेला भी कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है गुना में। तो इस तरह से हमने गुना ज़िला हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी के ज़िले हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।